डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th के हम लोग प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 2। दिस इज सिंपली एल्गी। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीट एग्जामिनेशंस में बहुत पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गी को। अभी तक जो स्टूडेंट्स जुड़ नहीं पाए हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव नाउ। व्हाट इज एल्गी? द वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर। द एल्गी आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, वेरी वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, सबसे सिंपल प्लांट, आप कह सकते हैं सिंपलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, है ना। इस पूरी अर्थ पे जो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है वही एल्गी है। सो अब बुक की डेफिनेशन देखें। Algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic, largely aquatic। aquatic मतलब कि पानी में रहने वाले या पानी के आसपास सरवाइव करने वाले। अगर पानी में नहीं रह रहे हैं तो पानी के आसपास ये सरवाइव करेंगे ये। और ये समझ लीजिए कि ये सॉल्ट वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी समुद्रों में, सी में ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा ये फ्रेश वाटर में भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ठीक, नाउ दे अकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स में भी ये देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वाटर में मिलेंगे, लेकिन जिस भी हैबिटेट में मिलेंगे वहां पे वाटर अगल बगल जरूर होगा, उसके बिना ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। दिस इज द पेक्यूलियर कैरेक्टर। तो कहां पे हो सकते हैं भाई? मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड में हो सकते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, और जब ये फंजाई के साथ एसोसिएशन करते हैं तो इसको हम कहते हैं लाइकेन। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। एनिमल्स के साथ भी ये एसोसिएशन करते हैं, और ये स्लॉथ बियर एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। स्लॉथ बियर के साथ ये एग्जांपल एसोसिएशन करते हैं। इनके एसोसिएशंस नॉर्मली सिम्बायोटिक होते हैं, काफी फायदा देते हैं एक दूसरे को। फॉर्म और साइज की बात करें तो एल्गी की फॉर्म और साइज हाईली वेरिएबल होती है, यानी ये छोटे से लेके बड़े, बहुत बड़े हो सकते हैं। द साइज रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर फॉर्म लाइक क्लामाइडोमोनास, जो यहां पे ऊपर स्ट्रक्चर बना है। दिस इज व्हाट सिंपली बेटा, दिस इज क्लामाइडोमोनास। ठीक है बेटा, तो क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर से, जो कि बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उससे लेकर के ये कॉलोनियल फॉर्म्स, जैसा कि वॉल्वॉक्स, जैसा कि ये नीचे है, ठीक है ना, ये क्या है? वॉल्वॉक्स की पूरी कॉलोनी है, खूब ढेर सारे वॉल्वॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसके अलावा ये फिलामेंटस फॉर्म्स के हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, जो कि स्पायरल फॉर्म के हैं। इसके अलावा कुछ मरीन फॉर्म्स होते हैं, जैसे कैल्प्स हो गए। ये तो इतने बड़े होते हैं कि एक बड़ा सा जहाज भी फंस जाए, है ना। अब ओवरऑल एल्गी की बात चल रही, तो ओवरऑल एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तीनों तरीके से एल्गी रिप्रोड्यूस कर सकती है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट एल्गी में फ्रेगमेंटेशन सबसे कॉमन तरीका है, सबसे ज्यादा ये इसी को फॉलो करते हैं। फ्रेगमेंटेशन वाले तरीके से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, हियर यू कैन सी दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, है ना। उसमें कुछ स्पोर मूवमेंट कर सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। जो मूवमेंट करने वाले स्पोर होते हैं उनको हम जू स्पोर कहते हैं, और जो मूवमेंट नहीं करने वाले स्पोर होते हैं उनमें से ए प्लानो स्पोर, ए काइनेट्स, इस तरह के स्पोर होते हैं। स्पोर नॉर्मली हैप्लॉइड नेचर के हो सकते हैं। इसके अलावा स्पोर डिप्लॉयड भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मियोसिस से ही प्रोड्यूस होते हैं, माइटोसिस से भी स्पोर बन सकते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि मियोसिस से ही स्पोर बनते हैं, नहीं। माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस दोनों ही तरीके से स्पोर प्रोड्यूस हो सकते हैं।
ठीक है, ये एकदम क्लियर और कंफर्म रहिएगा। तो एल्गी में भी खूब ढेर सारे स्पोर हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है यहाँ स्पोर बना के यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जू स्पोर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि चल फिर सकता है, जिसमें फ्लैजेला होता है, ये मोटाइल होते हैं और जर्मिनेट होने पर नए प्लांट बॉडी को बनाते हैं। ठीक, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर नीचे बना है ये एक चलते फिरते स्पोर का है, तो इसको हम कहते हैं जू स्पोर। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं जू स्पोर। कहीं कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम्स? ओके, गुड। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो दो गैमीट में एक को हम कहते हैं मेल और दूसरे को हम कहते हैं फीमेल। क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं मेल और दूसरे को कहते हैं फीमेल। दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये याद रखना, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए प्लांट है तो बहुत सारे टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं और यहां भी खूब ढेर सारे टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किए गए हैं। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है बच्चों, नोट्स बनाते रहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली एल्गी में 3 तरह के रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप होता है वो होता है आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पुराने टाइप का है और लगभग हर लोअर प्लांट में ये देखने को मिल जाता है। दूसरा है एनाइसोगैमस, ये थोड़ा सा एडवांस है लेकिन ये भी लोअर प्लांट्स में ही ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा है ऊगैमस, ये सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। आइसोगैमस फर्दर 2 हिस्सों में आप डिवाइड करके इसको पढ़ सकते हैं। पहला, ऐसे जहां पे मोटाइल आइसोगैमस होंगे लेकिन मोटाइल स्पोर होंगे, मोटाइल गैमीट्स होंगे। जो वहां गैमीट बनेंगे, सॉरी, वो कैसे होंगे बेटा? चलने फिरने वाले होंगे। आइसोगैमस हैं तो यहां जो गैमीट्स बनेंगे वो सिमिलर इन साइज होंगे, सिमिलर इन साइज, जो साइज में बिल्कुल सिमिलर हो, ठीक है। तो सिमिलर साइज के होंगे इसीलिए तो आइसो हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो चल फिर सकते हैं और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नॉन मोटाइल हों। क्या बेटा? नॉन मोटाइल टाइप के हों। तो जो मोटाइल टाइप के गैमेट जहां पे पाए जाते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हो क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज। तो क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज, ठीक है। इसी तरह से नॉन मोटाइल की बात करें तो स्पाइरोगाइरा, अब देखिए ये जो नॉन मोटाइल गैमेट की बात हो रही है, ये नॉन मोटाइल भी कैसे होंगे? सिमिलर इन साइज होंगे। कैसे होंगे? सिमिलर साइज के होंगे, यानी आइसोगैमेट्स होंगे। तो ये आइसोगैमस की कैटेगरी होगी। एन आइसोगैमस में जो गैमेट्स होंगे, गैमेट्स आर अनइक्वल या डिससिमिलर, अनइक्वल या डिससिमिलर। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से ऊगैमस की बात करें, ऊगैमस एडवांस टाइप है लेकिन ये लगभग हर लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है और हायर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। ऊगैमस में क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल गैमीट या एग कह सकते हैं आप, फीमेल गैमीट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ये समझ में आ गया? लार्ज एंड नॉन मोटाइल। वेयर एज मेल गैमेट की अगर बात कर लें, मेल गैमेट in this case is very small
इज वेरी स्मॉल एंड मोटाइल। तो जहां पे फीमेल गैमेट बड़ी है, नॉन मोटाइल है, और वहां पे मेल गैमेट छोटा है जिसको कि मूव करना है, जो मोटाइल भी है, इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम कहते हैं बच्चों oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एल्गी में ये तीनों ही तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किए जाते हैं, देखे जाते हैं। Am I clear? Good. चलिए आगे बढ़ते हैं। So these gametes can be flagellated similar in size, जैसे कि Chlamydomonas, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं बट सिमिलर इन साइज, है ना, स्पाइरोगाइरा। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहेंगे। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज इन सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, और इसको हम क्या कहते हैं, एन आइसोगैमस कहते हैं। इसी तरह से फ्यूजन ऑफ गैमेट बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक यानी रुकी हुई फीमेल गैमेट और स्मॉलर मोटाइल यानी चलता फिरता मेल गैमेट। तो इस तरह का जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूर याद करिए, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। खासकर आपके ये जो NCERT के एग्जाम्पल्स हैं इनको तो आपको रट लेना है। ठीक है बच्चों, गुड। अब हम बात करते हैं एल्गी के कुछ कॉमन फीचर्स एंड कैरेक्टर्स की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। तो एल्गी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब आप समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस। जरा ध्यान से समझिए कैसे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ये आपस में जुड़ते हैं और ग्लूकोज जैसा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, बदले में ऑक्सीजन और थोड़ा बहुत एनर्जी भी बाहर निकलता है। ठीक है, एटलीस्ट ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। तो अर्थ पे अगर 100% एक दिन में मान लीजिए 100% CO2 निकलता है, तो जो एल्गी है इस 100% का 50% अकेले एल्गी ही फोटोसिंथेसिस करके कन्वर्ट कर देती है, किसमें? ग्लूकोज में। यानी वो प्रोड्यूसर भी हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं यानी कम कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर से CO2 की कमी हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो इसी प्रोसेस को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कम करके इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। इसी को कहते हैं CO2 फिक्सेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, लेकिन यहां पे थोड़ा बहुत आउटलाइन आप समझते रहिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जिस एनवायरमेंट में अपने रहते हैं ये, वहां पे डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं। दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन को शॉर्टकट में DO कहते हैं। इसी तरह से एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो एक है BOD और एक है DO। दोनों का डिफरेंस क्या होता है ध्यान समझिएगा कि ये एक तालाब है मान लीजिए, और यहां पे वाटर है, वाटर है, यहां पे ऑर्गेनिजम्स भी हैं और यहीं पे ऊपर एल्गी भी है। लेट मी चेंज द कलर जिससे कि आपको मजा आए, थोड़ा सा येलो कलर करते हैं। ठीक है, अब हम येलो कलर के एल्गी बनाते हैं। जो येलो कलर का शेड है ये हमारी एल्गी है, बहुत सारी एल्गी की कॉलोनी भी बना सकते हैं, समझते रहिए। अब एटमॉस्फेयर में क्या है बच्चों? CO2 है। हमने क्या छोड़ा एटमॉस्फेयर में? CO2 है ना, और हमें चाहिए क्या? O2। ठीक, तो एटमॉस्फेयर में ये जो CO2 है ये ग्रीन प्लांट्स इसको टेक करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और हमको पता है कि ये इनको H2O भी चाहिए। तो H2O क्योंकि ये पानी में ही रह रहे हैं तो H2O की कमी तो इन्हें होने से रही। ठीक, अब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या करते हैं?
ये CO2 प्लस H2 है ना, इन दोनों को जोड़ करके क्या बना देते हैं ये C6H12O6। और क्या होता है, और इसका एक बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। ऑक्सीजन होता है जिसको एटमॉस्फेयर में हम रिलीज कर देते हैं। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, गुड। तो ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये आ गई एटमॉस्फेयर में रिलीज होके। ठीक, अब इसी को फिर ऑर्गेनिज्म सांस में लेते हैं। मान लीजिए कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं। आओ ऑक्सीजन आओ, और ये हो गया CO2 उन्होंने छोड़ा, जाओ CO2 जाओ, तो ऑक्सीजन और CO2 जाओ। भाई ये साइकिल चलती रही, कहीं कोई दिक्कत तो आई नहीं, बहुत बढ़िया से चल रही थी। फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर हम इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं? तो देखिए, बवाल सिर्फ ये है कि हमने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा कि डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये एल्गी हैं येलो कलर के, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन जो निकलेगा वो एटमॉस्फेयर में तो जाएगा ही, इस वाटर बॉडी में भी आएगा। और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, ये इस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो वाटर में डिसॉल्व होने का फायदा ये होगा कि इससे बहुत सारे जो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या मछलियां हैं छोटी, या जो भी बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, तो प्लांट और एनिमल्स को वहां पे फायदा हो गया, उनको ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया। आप कहेंगे सर ये क्या है, अपने पोड़े ले, मतलब जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा क्या केवल वही काम आएगा? तो मैं कहूंगा हाँ भाई, होता तो यही है ना, कि काम वही आता है। फिर आप कहेंगे सर H2O में तो ऑक्सीजन है ना, तो मैं कहूंगा देखो भाई, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि H2O में ये ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, सांस लेने के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन फ्री होता है, असल में वही सांस में लिया जा सकता है। H2O वाला जो ऑक्सीजन है वो सांस नहीं लिया जा सकता। तो चाहे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे लैंड पे हो, ऑक्सीजन उनको चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब समझ में आया? तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वगैरह बन रहा है बच्चों, ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ये क्या होता है बेटा, ये डिसॉल्व हो जाता है, इसी को हम कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो मेरे ख्याल से तो अब कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है फिर, BOD। देखिए, ये जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है ना, ये कैसा ऑक्सीजन है, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसकी डिमांड है, अगर डिमांड ज्यादा है यानी ऑक्सीजन कम है, डिमांड कम है यानी ऑक्सीजन इस पानी में ज्यादा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन ज्यादा है। देखिए, अगर BOD हाई है यानी डिमांड हाई है, इसका मतलब कि पानी पोल्यूटेड है, वहां ऑक्सीजन की कमी है और वो पोल्यूशन से भरा हुआ पानी है। लेकिन अगर BOD कम है, BOD लेस है, तो वो जो वाटर बॉडी का वाटर है, वाटर इज गुड, वाटर इज गुड, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया, गुड। Now they are of paramount importance as they are primary producer of energy rich compounds। energy rich compounds का मतलब ग्लूकोज। आपने देखा ना, ये ग्लूकोज वगैरह को बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक। ओके गुड। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल इन द एक्वाटिक एनिमल्स, इन ऑल एक्वाटिक एनिमल्स, है ना, सभी के सभी एक्वाटिक बॉडी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो ब्राउन एल्गी से बिलोंग करती हैं, रेड एल्गी से बिलोंग करती हैं। खासकर यहां पे जो मरीन एल्गी की बात हो रही है उसमें पोरफायरा लैमिनेरिया सरगासम, ये आपके एनसीईआरटी का कंटेंट है, इसलिए याद रखेंगे। कौन बच्चों, पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सरगासम। They are among 70 species of the marine alga and they are extensively used as food। ये
फूड की तरह यूज होते हैं। सर्टन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी दिया है यहां पे, एल्जीन जो कि ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर जिलेटिनस लेयर पाई जाती है, वो एल्जीन की होती है। किसकी होती है बेटा? एल्जीन की होती है। इसी तरह से एक और केमिकल है कैराजीन, जो कि रेड एल्गी में देखने को आपको नॉर्मली मिलेगा। इसके अलावा एक और यहां पे केमिकल है अगार, है ना। इसको नॉर्मली आप अगर अगर भी इस तरह से लिखते हैं। तो इसके अलावा जो केमिकल है वो है अगार। अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। याद रखेंगे कहां से मिलते हैं बेटा? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जो कि रेड एल्गी से बिलोंग करते हैं। ये बहुत 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 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सभी डेटा, ये जो है नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार निकाला जाता है। अगार क्या है? अगार एक न्यूट्रिएंट मीडियम है। क्या है बेटा? ये एक न्यूट्रिएंट मीडियम है। क्या है बच्चों? न्यूट्रिएंट मीडियम है। समझ में आ गया ना? अब इसका यूज कहां होता है इस न्यूट्रिएंट मीडियम का? तो माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह को ग्रो कराने के लिए होता है। इसके अलावा आइसक्रीम और जेलीज, स्वादिष्ट आइसक्रीम और डिलीशियस जेलीज को बनाने में इसका यूज होता है। क्लोरेला एंड स्पैरुलिना, एक यहां पे नीचे और दो नाम आ गए। क्लोरेला एंड स्पैरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन के से ये भरे होते हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट तो इनका बेसिक प्रोडक्ट है ही। भाई प्लांट कार्बोहाइड्रेट तो बनाता ही है, लेकिन उसके साथ ये हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जब ये हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी बनाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड हो गए। सो दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। नोट करिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट करिए। नोट कर लिया सबने? बहुत अच्छे। अब देखिए इसमें से ये जो क्लोरेला है ना, कई बार क्लोरेला को तो स्पेस एल्गी ही कह दिया जाता है। ये भी नोट कर लो बेटा, स्पेस एल्गी। क्यों स्पेस एल्गी बोलते हैं इसको? क्योंकि स्पेस प्रोग्राम में जब जाते हैं तो इसको वाटर टैंक में रख दिया जाता है, इसमें पानी भर दिया जाता है, कुछ मिनरल्स मिलाए जाते हैं और इस क्लोरेला को हम डाल देते हैं। ऊपर एक ट्यूबलाइट लगा देते हैं जिससे कि रोशनी मिले तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाए। अब जिस स्पेस क्राफ्ट में लोग बैठे हुए हैं अंतरिक्ष यात्री, तो वो सांस छोड़ेंगे भी तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है। CO2 यहाँ पे टैंक में प्रेजेंट एल्गी CO2 को लेते हैं, बदले में फोटोसिंथेसिस करके ये O2 को रिलीज करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उस स्पेस क्राफ्ट में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। इसके साथ साथ और क्या किया? अब देखो, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ ये डिवाइड होते चले गए तो इनके नंबर्स बढ़ते चले गए, यानी इनकी कॉलोनीज बड़ी होती चली गई, इनमें बहुत नंबरिंग होती चली गई, ज्यादा अमाउंट हो गया। यानी मान लो कि 1 kg पहले हमने ग्रो कराया था, अब वो बढ़ के 5 kg हो गया, तो 4 kg एक्स्ट्रा बढ़ गए। अब आपको पता ही है कि इस क्लोरेला में कार्बोहाइड्रेट तो है ही, लेकिन प्रोटीन भी बहुत अच्छे अमाउंट में है। तो इस बढ़े हुए 4 kg को निकालिए और उसको खा डालते हैं, तो स्पेस ट्रेवलर्स के लिए ये फूड आइटम का भी काम कर देते हैं डायरेक्टली और बिना किसी साइड इफेक्ट के हैं। ओह माय गॉड, इसीलिए इसको स्पेस एल्गी कहा जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों? गुड। नाउ एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। ये आपको याद रखना होगा कि 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरो मतलब ग्रीन, फियो मतलब ब्राउन एंड रोडो मीन्स
रेड। तो 3 तरह की एल्गी है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी में बंटवारा कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, अब आयोडीन, अगर आप एल्गी पढ़ें और आयोडीन ना पढ़ें तो भी नाइंसाफी है, इसके बिना तो कुछ पूरा ही नहीं होता है ना बेटा। सो आयोडीन इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड मतलब निकाला जाता है, डिराइव्ड फ्रॉम लैमिनेरिया डिजिटेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, एल्गी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें देख रहे हैं आप क्वेश्चन कितने सारे बन रहे हैं। आयोडीन कहां से निकाला जाता है? लैमिनेरिया डिजिटेटा से, जो कि एक ब्राउन एल्गी है। और मैं आपको बता दूं कि लैमिनेरिया डिजिटेटा सबसे बड़े और बहुत ही इफेक्टिव प्लांट्स हैं जो आयोडीन को एक्युमुलेट कर सकते हैं, यानी अच्छे अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में आयोडीन को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा करते हैं। एक्युमुलेटर का मतलब इकट्ठा करने वाला, है ना। तो ये बिगेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव एक्युमुलेटर ऑफ आयोडीन है, ठीक है बेटा। नीचे ये है आपका लैमिनेरिया डिजिटेटा का स्ट्रक्चर और ये है रेड एल्गी जेलिडियम का स्ट्रक्चर, जिससे कि अगार निकाला जाता है। इसके अलावा जेलिडियम के अलावा ग्रासिलेरिया से भी अगार एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है बेटा। अब आते हैं सबसे पहले क्लास, जिसका की नाम है क्लोरोफाइसी, और नाम ही मैंने बताया था क्लोरो। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। क्लोरो का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी एंड देयर प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, है ना। बहुत अलग अलग वैरायटी की इनकी प्लांट बॉडी हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, ये एकदम हरे रंग के दिखते हैं, जैसे कि घास दिखते हैं, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमें क्लोरोफिल ए और बी का डिफरेंस नहीं पता। तो बच्चों आप लोग फ्री कंटेंट, द कोशिका ऐप में फ्री कंटेंट में जाइए और वहां पर देखिए कि मैंने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करते हुए एक छोटा सा वीडियो डाला है, आप देख लीजिए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोफिल ए और बी यहाँ पे मेन कंटेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, सबको ही पता है। क्लोरोप्लास्ट, अब यहाँ पे बहुत ही स्पेशल बात है कि क्लोरोप्लास्ट ना डिफरेंट शेप एंड साइज और स्टाइल के बने होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। इनकी खास बात होती है, कई बार तो क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पे हम इसका बंटवारा कर लेते हैं, समझ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड शेप का भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप शेप्ड भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन शेप्ड भी हो सकता है। अलग अलग ग्रीन एल्गी के अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के शेप एंड साइज के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफाइसी के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज बॉडी पाई जाती है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज बॉडीज या फूड स्टोर्ड मटेरियल या स्टोर फूड मटेरियल पाए जाते हैं, स्टोर्ड फूड मटेरियल पाए जाते हैं। और ये जो जिस बॉडी से ये जुड़े होते हैं, जो बॉडी होती है जिसमें कि फूड मटेरियल है, इसको हम पायरेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरेनॉइड। तो पायरेनॉइड क्या है? पायरेनॉइड एक स्टोरेज बॉडी है जिसमें फूड मटेरियल स्टोर रहता है, ठीक है। अब खास बात क्या है कि ये जो पायरेनॉइड है ये क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं। कहां रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। यही तो खास बात है, क्योंकि आपको बहुत सारे प्लांट सेल में स्टोर्ड फूड मटेरियल मिलेगा, लेकिन पायरेनॉइड इसलिए कह रहे हैं हम इसको क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। और पायरेनॉइड का जो नेचर है, केमिकल नेचर, वो भी बहुत डिफरेंट है, बहुत मजेदार है, अलग है। तो क्या मजेदार है भाई? कि पायरेनॉइड कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। मतलब कि मान लो कि जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है ना, ये कप शेप्ड वाला हो गया, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। अब यहां पे बीच में क्या है? प्रोटीन बॉडी है ना, और इसके किनारे किनारे
स्टार्च होगा, स्टार्च भाई क्या बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट है, तो इसको इस तरह से ये हो गए स्टार्च के छोटे छोटे बॉडीज, ठीक। और ये जो स्टार्च के बॉडीज हैं ये कवर करके रखते हैं बीच में प्रोटीन को। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है बीच में प्रोटीन है, अगल बगल स्टार्च है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हैं, तो फूड मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, पायरेनॉइड, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पायरेनॉइड भी हो सकता, एक से अधिक पायरेनॉइड्स भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कुछ ग्रीन एल्गी में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है। आ गया समझ में? ओके। ग्रीन एल्गी की बात करें तो इनकी सेल वॉल यूजुअली रिजिड होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है और बाहर इस पे पेक्टोज होता है। अंदर की ओर सेलुलोज और बाहर की ओर पेक्टोज। समझ में आ गया बेटा? गुड। अब यहां पे आपको खूब ढेर सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। पहला जो क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, ये जो 7 आपको आइटम्स बने हुए हैं, ये जो 7 स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी दिखा रहा है। क्लोरोप्लास्ट शेप इन ग्रीन एल्गी, ठीक है बेटा, उसको दिखा रहा है। तो पहला है कप शेप, जो कि नॉर्मली क्लेमाइडोमोनास वगैरह में देखने को मिलता है। दूसरा डिस्कॉइड है, फिर शी शेप्ड है, फिर रिब्ड है ना, जो कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी आपको यहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा रेटिकुलेट है, स्पाइरल है, स्टिलेट है। स्टिलेट का मतलब स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड, ठीक है बेटा। तो आप देख पा रहे हो ना कि बहुत वैरायटी होती है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में। यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करें एक सिंगल सेल की, तो हमने देखा कि एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये मल्टीसेलुलर से लेकर के बड़े साइज के भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक हो सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत बड़ा बना के दिखाया गया है। और ये क्लेमाइडोमोनास है, जिसमें चलने फिरने के लिए फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर है ना। आप देख पा रहे हैं, छोटा है तो सीलियम कह रहे हैं इसको। इसी तरह से इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी होती हैं, बेसल बॉडीज, जहाँ पे कि आपके ये जो मोटाइल ऑर्गन्स हैं वो जुड़े होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस है बीच में खूबसूरत सी, और बहुत सारे आपके रेड कलर के माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसके अलावा एक खूब बड़ा सा आप देख पा रहे हो बेटा, एक बहुत ही बड़ा सा ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये अगर मैं इसे ड्रॉ कर पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा कप शेप्ड स्ट्रक्चर है यहां तक, है ना बेटा। तो यही क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट है। आप देख पा रहे हो ना, इतना बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट है और कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी हैं, वो भी स्टोर्ड फूड मटेरियल है। और इसी में आपको क्या मिलेंगे, पायरेनॉइड भी मिल जाएंगे देखने को। ये समझ में आ गया? तो कहीं कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के स्पोर बना के भी ये कई बार ऐसा कर सकते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन ही बेस्ट मेथड है ग्रीन एल्गी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे कॉमन जो तरीका पाया जाता है वो है जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर का बनना, यानी ये चलते फिरते स्पोर बनाते हैं, ठीक है, जो कि फ्लैजेलेटेड होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ही कंसीडरेबल रेंज होती है, यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे हर तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोट किया जाता है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में आसानी से देखा जा सकता है। कुछ बेस्ट एग्जांपल्स की बात करें ग्रीन एल्गी के तो क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, चारा या कारा भी कई लोग कहते हैं, है ना। अब अगली स्लाइड में हम देखने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल किस तरह से बनी होती है। देखो बेटा, ये वाली जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये आपका आइसोगैमस टाइप का साइकिल है। कैसा बेटा है ये है
आइसोगैमस टाइप का साइकिल। और आइसोगैमस में भी ये कैसा है पर्टिकुलरली, तो ये आप देख रहे हैं मोटाइल गैमिट वाला है। कहता है बेटा मोटाइल गैमिट के साथ है। मोटाइल गैमिट्स नॉर्मली कहाँ देखने को मिलते हैं, क्लेमाइडोमोनास में, ये याद रखेंगे। तो क्लेमाइडोमोनास में अब आइए स्टेप वाइज समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्या बोलते हैं मैच्योर बॉडी आपको यहाँ मिल रही है, ये होती है हैप्लॉइड यानी एन। ये क्या होती है बेटा, एन। एक मैच्योर सेल जो होती है यहाँ पे, एक कंप्लीट लिविंग सेल जो होती है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये माइटोसिस करके अपने नंबर को लगातार बढ़ाते रहते हैं। ये एक नॉर्मल साइकिल है कि अपने नंबर को बढ़ाने के लिए माइटोसिस करते रहते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा कंडीशन एडवर्स हो जाए, थोड़ा कंडीशन में ड्राइनेस आए, ऐसा लगे कि अब डेथ हो सकती है, या एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कमी हो जाए, जिस जगह ये ग्रो कर रहे हैं वहां नाइट्रोजन कम हो जाए, सो लो नाइट्रोजन अदर एनवायरमेंटल चेंजेस स्टिमुलेट द सेल टू डेवलप गैमेट्स। अब यही जो हैप्लॉइड सेल्स हैं जो कि माइटोसिस से बनी है, हाँ अब माइटोसिस कर रही थी, इसी में से कुछ सेल मॉडिफाई होके प्लस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ माइनस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो इनकी नॉर्मल बॉडी है, जो मैच्योर सेल है, इसकी फ्लैजिला शेड ऑफ होती है पहले तो, और फिर इसी में माइटोसिस होता है। और उस माइटोसिस ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, ठीक है ना, यानी मियोसिस से बने होते हैं, मियोस्पोर टाइप के होते हैं। तो अब इसमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस का रिजल्ट ये होता है बेटा कि इसमें खूब ढेर सारे छोटे छोटे डॉटर सेल्स बनते हैं। लेकिन ये डॉटर सेल फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये बन गए गैमीट, और ये भी हैप्लॉइड हैं यानी एन स्ट्रक्चर्स। तो कुछ जो क्या बोलते हैं मैच्योर सेल थे वो कन्वर्ट हो गए प्लस स्ट्रेन में, और कुछ कन्वर्ट हो गए क्या माइनस स्ट्रेन में। यानी अब यहां पे देखो गैमेट बिल्कुल सेम टू सेम होती है, इसलिए ये आइसोगैमस साइकिल है, ये याद रखना, ठीक। तो प्लस और माइनस यानी गैमेट ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स आर रिलीज, तो बनने के बाद फिर ये रिलीज हो जाते हैं। अब प्लस स्ट्रेन का एक गैमेट और माइनस स्ट्रेन का गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, तो ये आपस में फ्यूज करते हुए बढ़ते हैं। जब ये फ्यूज करते हैं, अब आपको पता है कि ये भी हैप्लॉइड था एन और ये भी हैप्लॉइड था। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ जो गैमीट है, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो गैमीट में बेटा फ्लैजिला है, यानी ये कैसा गैमीट होगा, ये गैमीट कैसे हैं, तो ये मोटाइल गैमेट्स हैं, यानी चलने फिरने वाले गैमेट्स हैं, ठीक है। अब ये जो चलने फिरने वाले गैमेट है, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो मेटिंग अकर्स बिटवीन गैमेट ऑफ अपोजिट टाइप्स। अपोजिट टाइप के गैमेट्स में मेटिंग होती है, ये जुड़ते हैं आपस में और फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ये होता है कि जो दो हैप्लॉइड गैमेट थे जब वो जुड़ते हैं तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बन गया, डिप्लॉइड, जो कि 2n कहलाता है। तो डिप्लॉइड जाइगोट बना। क्या बना बेटा, जाइगोट, ठीक। तो आर डिप्लॉइड दैट इज 2n डॉर्मेंट जाइगोट फॉर्म्स। डॉर्मेंट मतलब आराम करने वाला, क्योंकि एडवर्स कंडीशन इसलिए ये आराम करेगा, डॉर्मेंट रहेगा, ठीक है। तो डॉर्मेंट जाइगोट बनता है जिसके बाहर एक टफ वॉल बन जाती है जो सिस्ट की तरह होती है ना, ताकि एडवर्स कंडीशन को ये झेल पाए। समझ में आ गया बेटा। अब ये जो टफ वॉल है कुछ दिनों तक एनवायरमेंट से उस एल्गी को बचा के रखेगी, उस जाइगोट को बचा के रखेगी। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा वैसे ही क्या होगा कि इस जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा। तो आपने देखा कि पूरी लाइफ साइकिल में ये हैप्लॉइड रहा, बस केवल जाइगोट वाले हिस्से में डिप्लॉइड रहा। तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है बेटा। अब क्योंकि ये मियोसिस करेगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो 4 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे और चारों क्या होंगे, एन होंगे, यानी हैप्लॉइड। तो 2n फेज खत्म, n फेज फिर से स्टार्ट होगा और सिस्ट के बाहर ये बर्स्ट करेगी सिस्ट, और वहां से निकलेंगे यंग सेल्स बनाएंगे जो डेवलप करेंगे। द जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस yielding 4 haploid cells। समझ में आ गया।
गुड। अब यहाँ पे भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने की कोशिश की गई है क्या बोलते हैं ग्रीन एल्गी में। और मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो आप देख पा रहे हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल, ये ऊपर वाले जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है ये oogamous टाइप ऑफ साइकिल है। ये कैसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि oogoनियम जो है उसके अंदर एग है, वो काफी बड़ा सेल है, और यहाँ एंथेरिडियम जो कि एंथेरोजॉइड यानी मेल गैमेट या स्पर्म कहिए, ये है एंथेरोजॉइड, ये बहुत ही छोटा है और ये मूव करके फीमेल पार्ट पे जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है बेटा। इसी तरह से यहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया है कि एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में ये क्या बोलते हैं कोई भी एक नॉर्मल सेल लीजिए, और यहाँ पे क्या होगा कि जू स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो जाएगा। जू स्पोरेंजियम में क्या होगा कि भाई ये प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, एन है। अब जू स्पोरेंजियम जो बने वो बहुत सारे अंदर क्या बोलते हैं न्यूक्लियाई होंगे और उसके ऊपर सेल होंगे, वो सब भी तो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और फिर क्या बोलते हैं कंडीशन फेवरेबल है तो ये रिलीज होंगे, और सूटेबल जगह पे पहुंचने पर क्या होगा कि ये फिर से नए प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। अब यहाँ पे जू स्पोर है तो फ्लैजला होगा, ये चल फिर सकते हैं, है ना, तो वाटर करंट में चल फिर के जहाँ पे सूटेबल जगह पाएंगे ये वहां पे जुड़ जाएंगे और फिर अपनी नई कॉलोनी डेवलप कर लेंगे। तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी की ओर। देखिए ब्राउन एल्गी ना ग्रीन एल्गी से एडवांस होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और कुछ तो 100 मीटर तक बड़े बड़े होते हैं, है ना। द रेंज ऑफ सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड represented by kelps which may reach a height of 100 meters, है ना, 100 मीटर तक भी ये हो सकते हैं, याद रखेंगे इस चीज को। अब इनमें क्लोरोफिल की बात कर लें तो इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाए जाते हैं, साथ ही साथ इनमें कैरेटिनॉइड्स पाए जाते हैं और ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। ज़ैंथोफिल में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़ैंथोफिल है उसका नाम एक ज़ैंथोफिल का नाम है फ्यूकोज़ैंथीन, जो बहुत ही ग्रेटर अमाउंट में ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। अब अगर फ्यूकोज़ैंथीन की मात्रा ज्यादा है, फ्यूकोज़ैंथीन ही रिस्पॉन्सिबल है इस एल्गी के ब्राउन कलर के लिए। किसके लिए बेटा? इस एल्गी के ब्राउन कलर के लिए। तो ये जो फ्यूकोज़ैंथीन है अगर ये लेस अमाउंट में है, और क्लोरोफिल ए और डी तो पहले से हैं ही, तो इनकी वजह से तो पत्तियां हरी हो जाएंगी, लेकिन फ्यूकोज़ैंथीन की वजह से ब्राउन होनी थी, लेकिन फ्यूकोज़ैंथीन यहाँ पे लेस अमाउंट में है, तो इस जो पौधा दिखेगा वो ऑलिव ग्रीन दिखेगा। कैसा दिखेगा? किस कलर का? ऑलिव ग्रीन, मतलब ग्रीन के साथ हल्का सा ब्राउन का शेड होगा, ऑलिव ग्रीन दिखेगा। समझ में आ गया? जैसा कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फ्यूकोज़ैंथीन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन कलर देखने को मिलेंगे। ब्राउन कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर स्टोर्ड फूड मटेरियल, ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड मटेरियल लैमिनेरिन होगा। क्या होगा बेटा? लैमिनेरिन होगा या मैनिटॉल होगा, या दोनों ही हो सकते हैं। ठीक, लैमिनेरिन या मैनिटॉल या दोनों ही हो सकते हैं। इसके ये एकदम अच्छे से समझ में आया। अब देखिए एल्जीन की बात हम लोगों ने जब कॉमन कैरेक्टर पढ़ रहे थे, जनरल कैरेक्टर मतलब, तब देखा था हमने कि वेजिटेटिव सेल जो कि नॉर्मली सेलुलोजिक होगी, उसके ऊपर एक जिलेटिनस कोटिंग होगी, और किसकी होगी? वो एल्जीन नाम के केमिकल की होगी। प्रोटोप्लास्ट की बात करें
तो इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर वैक्यूल होता है, सेंट्रली लोकेटेड खूब बड़ा सा वैक्यूल होता है, जबकि ग्रीन में छोटे छोटे वैक्यूल बाहर दिखते, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलते थे। पर यहाँ पे ब्राउन एल्गी में सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यूक्लियस तो रहेगा ही, ये तो बट कॉमन है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है। प्लांट बॉडी में ना बहुत ज्यादा इसमें मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ग्रीन के कंपैरिजन में। प्लांट बॉडी जो है इसकी, जैसे मान लीजिए कि ये सबस्ट्रेटम है, तो प्लांट बॉडी क्या होगा कि इस सबस्ट्रेटम पे ऐसे जुड़ा होता है और फिर ये थोड़ा सा पतला स्टॉक जैसी चीज होती है और फिर बाद में ये बड़े बड़े लीफ के फॉर्म में ऐसे। तो कुछ इस तरह की प्लांट बॉडी आप ऑब्जर्व करते हैं। ये नीचे जो है ये कोई सॉलिड रॉक या पत्थर होता है जिस पर कि ये एल्गी जो है ये जुड़ा होता है। जिस पोर्शन से अपने लेग लाइक स्ट्रक्चर से जहां से ये जुड़ा होता है, ठीक है बेटा, इस पोर्शन को, इस लेग लाइक स्ट्रक्चर को जिससे कि जुड़ा होता है, इसको होल्ड फास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। क्या कहते हैं बेटा? होल्ड फास्ट। एंड हैज अ स्टॉक, है ना, ये इसको बोलते हैं स्टाइप। एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टाइप, और एक बड़ा सा पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है। दिस इज नॉट लीफ बट लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। ये आपको लैमिनेरिया के स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। तो सबसे नीचे जहां ये पत्थर से जुड़े होते हैं ये होता है होल्ड फास्ट। जो डंठल जैसी पतली सी चीज होती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, जिसको उसको कहते हैं स्टाइप। और जो ऊपर बड़ी सी फोटोसिंथेसिस करने के लिए पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, दिस इज नॉट लीफ बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड फ्रॉन्ड, FORND, फ्रॉन्ड। Am I clear? Do you have any problem with this? I think you haven't any problem. So, vegetative reproduction यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, अदर प्रोसेस होते हैं, बट जैसे जैसे आप हायर कैटेगरी में बढ़ते चले जाएंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत लिमिटेड होता चला जाता है ना। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे पीयर शेप्ड, अनानास के जैसा पीयर शेप्ड एक जू स्पोर देखने को मिलता है। उस जू स्पोर में पीयर शेप्ड यानी कुछ इस तरह का नाशपाती के जैसा, है ना। और इसमें क्या होता है कि दो अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होते हैं। देखिए लैटरल फ्लैजिला होंगे तो यहां पे जो फ्लैजिला है बेटा वो कैसा है? दो हैं, अनइक्वल हैं, लैटरल हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। जबकि इसके पहले ग्रीन में आपने क्या पढ़ा कि वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन वो लैटरल कभी नहीं होंगे, वो इक्वल होंगे और वो हमेशा एपिकल होंगे यानी ऊपर की ओर होंगे। तो डिफरेंस आपको बहुत ही क्लियर है। यहां पे लैटरल फ्लैजिला पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, ठीक है बेटा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस देखा जाता है, लेकिन मैं बता दूं कि आइसोगैमस थोड़ा कम हो जाता है, एनाइसोगैमस और ऊगैमस ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है क्योंकि अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या एडवांस हो रहा है। यूनियन ऑफ गैमेट्स मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम, अगर ऊगैमस स्पीसीज है तो, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ही आसान हो गया। यहां जो गैमीट बनते हैं, देखिए जो स्पोर बना जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर होता है वो भी पीयर शेप्ड होता है, और यहां जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेगा वो भी पायरीफॉर्म या पीयर शेप्ड होगा, और यहां भी दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला पाए जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं होता है, वो जब फ्यूज करते हैं तभी आपको समझ में आता है। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होंगे ये निश्चित है, ऑलवेज गैमेट्स आर हैप्लॉइड। स्पोर्स हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल्स की बात करें, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया तो याद ही कर लेना, सारगासम, फ्यूकस, है ना। और ये बेटा इतने बड़े बड़े होते हैं कि पूछो मत। जैसे सारगासम की बात करें,
सारगासम इतना ज्यादा फैला, जिस भी सॉल्ट वाटर कंडीशन में होता, मतलब समुद्र में आप कहिए अगर होता है, इतना ज्यादा ये फैला रहता है, इतना ज्यादा फैला रहता है कि पूछिए मत। कि वहां पर ये पूरी की पूरी पानी को कवर कर लेता है। एक छोटा सा क्या बोलते हैं मिडिल ईस्ट और क्या बोलते हैं ये जो आपका यूरोपीय कंट्रीज स्टार्ट होते हैं, वहां पे एक छोटा सा एरिया है, वहां सारगासम एकदम फैला हुआ है और उस छोटे से समुद्र के हिस्से को हम सारगासम सी के नाम से ही जानते हैं। तो नॉर्मली ये वार्म वाटर्स के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं, ब्राउन कलर के हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये आपका सारगासम है जो समुद्र में फैला हुआ है हर जगह, ठीक है बेटा। तो ये ऊपर जो है ये नॉर्मल आपको सरफेस पे दिख रहा है कितने दूर तक फैले हुए हैं, और साइड में राइट साइड में ये उसी को थोड़ा जूम करके दिखाया है कि और अगर नजदीक जाके हम देखना चाहें तो दिखते कैसे हैं। कुछ इस तरह से ये समुद्र में फैले हुए आपको दिख जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। देखिए इसमें जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाए जाते हैं। कौन बेटा? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। जबकि ब्राउन की बात कर लें, ब्राउन एल्गी में, तो यहां पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी पाए जाते थे, ए सी, ठीक है। और इसके अलावा फ्यूकोजैंथीन। ये सब क्यों मैं रिपीट करवा रहा हूं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जबकि रेड एल्गी की अगर हम बात कर लें तो रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मेन केमिकल होता है वो होता है आर फाइकोएरिथ्रीन। कौन बेटा? फाइको मीन्स एल्गी, एरिथ्रीन यानी रेड, है ना। एरिथ्रीन यानी रेड कलर का पिगमेंट, जिसकी वजह से ये लाल रंग के दिखते हैं, ठीक है। और ये गर्म पानी की धाराओं के पास, मतलब जो इक्वेटर के आसपास समुद्री हिस्सा है, ओशन है, ये वहां बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। बहुत हाई कंसंट्रेशन यानी ज्यादा अमाउंट में वहां देखने को मिलते हैं। ये वेल लाइटेड रीजन यानी समुद्र के सतह पे भी पाए जाते हैं, और जहां पे बहुत कम रोशनी पहुंचती है, बहुत गहराई में, ये वहां भी पाए जाते हैं। यानी इनके पाए जाने की जो सरफेस है, जो जहां पे पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा वैरायटी, बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं। इसके अलावा जो रेड एल्गी होते हैं, उनकी जो थैलस की बात करें, थैलस क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो पता नहीं, इतनी देर से थैलस आप लोग सुन रहे हैं। व्हाट इज थैलस? डू यू नो व्हाट इज थैलस? हम लोगों ने कहा थैलॉइड प्लांट बॉडी होता है। व्हाट इज थैलस? थैलस इज ए स्ट्रक्चर विच हैव नो लीफ, नो स्टेम, नो रूट्स, नो नथिंग, है ना। नो रूट, नो लीफ, नो स्टेम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक। ऐसी प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। थैलस इज अ प्लांट बॉडी विच इज डिवॉइड ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट, याद रखेंगे, ठीक। सो द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेल्यूलर, ठीक, कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े से। अब यहां जो फूड मटेरियल, मतलब फोटोसिंथेसिस से बनेगा जो फूड मटेरियल, वो किस रूप में स्टोर होगा इनकी बॉडी के अंदर? वो भी स्टार्च होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उनकी बनावट अलग होती है, और इसलिए यहां नाम बदल के उसका नाम हो जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या हो जाता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। द फूड स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, है ना। तो ये ग्लूकोज से थोड़े अलग हो जाते हैं, ठीक। नॉर्मली जो होते हैं वो स्टार्च होते हैं, वो थोड़े से क्या बोलते हैं, ग्लूकोज की यूनिट से जुड़े होते हैं, बट यहाँ पे ये अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर जैसे दिखते हैं। मॉडिफिकेशन हो जाता है, आप कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म हो जाता है, और जो नॉर्मल स्टार्च है वो कन्वर्ट हो गया अब फ्लोरिडियन
स्टार्च में। तो रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। यहाँ बगल में एक साइकिल बनी है, आप खूबसूरती से इसको देख सकते हैं, अपना आराम से इसको नोट कर सकते हैं। वैसे नीट में ये वाली साइकिल बिल्कुल नहीं आती है, बस इसलिए बनाया है ताकि आपको पता चले कि फाइनल प्रोडक्ट फ्लोरिडियन स्टार्च ही होता है। ओके बच्चों, गुड। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation। तो मैं जैसा कि मैं बता रहा हूं, देखिए एल्गी में नॉर्मल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन ही नोट किया जाता है और सबसे अच्छा तरीका होता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा, ठीक है, जो चल फिर नहीं सकते, जिनमें फ्लैजेला बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है। यहां पे मोटाइल कुछ भी नहीं होता। तो रेड एल्गी की खास बात क्या हो गई कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये इनकी खास बात हो गई, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे कॉम्प्लेक्स वाला यानी ऊगैमस टाइप का ज्यादा देखा जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। अब देखिए चलते फिरते तो है नहीं, और क्या बोलते हैं एनाइसोगैमस तो बिल्कुल अलग अलग गैमेट है, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल पार्ट है वो काफी बड़ा होता है मेल से, और मेल को ही मूव करना पड़ता है, चाहे वो वाटर करंट के थ्रू आए चाहे जैसे आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या हवा के जरिए उड़ गया है, लेकिन आना पड़ता है मेल पार्ट को ही, फीमेल पार्ट अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम ऊगैमस कहते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्राइटेरिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस एंड अकम्पनीड बाय अ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहां बगल में एक सेक्सुअल साइकिल बनी है, मैं समझाऊंगा कि वो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। भाई ऐसा क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम, बेट्राकोस्पर्मम, इस तरह के बहुत सारे रेड एल्गी आपको देखने को मिलते हैं, आप जानते हैं। अब आइए इनकी लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। जो रेड एल्गी की लाइफ साइकिल होगी, ध्यान रखना यहां जो आप पढ़ोगे बेटा, ये रेड एल्गी की लाइफ साइकिल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। हालांकि नीट में ये साइकिल नहीं पूछी जाती है, बट आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक। आइए इसको दो हिस्सों में हम बांट लेते हैं, इनकी लाइफ साइकिल को इस तरह से कुछ, है ना। अब देखते हैं कि ये कैसे बंटवारा हुआ है और पढ़ते हैं। देखिए मियोसिस जहां भी लिखा होगा उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, ये निश्चित है, ठीक है। वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। तो यहां जो एक स्पोर है जिसका नाम टेट्रास्पोर है, ठीक है बेटा, क्या? टेट्रास्पोर है। तो टेट्रास्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड। अब ये टेट्रास्पोर जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक टेट्रास्पोर जब रिलीज होता है तो वो मेल प्लांट बॉडी को डेवलप कराता है, और दूसरी तरफ जब टेट्रास्पोर रिलीज होता है तो फीमेल प्लांट बॉडी को डेवलप कराता है। ये हैप्लॉइड हैं और इन पे गैमीट बनेंगे तो ये गैमीटोफाइट हैं। हैप्लॉइड हैं, गैमीट बनेंगे तो ये गैमीटोफाइट हैं। तो टेट्रास्पोर याद रखेंगे, टेट्रास्पोर जो कि नॉन मोटाइल होगा, यही तो आपको याद रखना है, जो कि नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होगा। ये दो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेन में डेवलप होगा, एक मेल स्ट्रेन होगा, एक फीमेल, जिससे कि एक मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा और फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा डेवलपमेंट होगा। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं, इन पर मेल और फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट होगा गैमेटेंजिया के अंदर, ठीक है। अब ये मेल जो प्लांट है इस पे मेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, जो स्पर्मेटेंजियम के अंदर होंगे, इसके अंदर स्पर्म होंगे, ठीक बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है ना, गुड। तो स्पर्मेटेंजियम के अंदर स्पर्म होंगे और ये मेल गैमेटोफाइट पर डेवलप होंगे, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट पर ये यहां पे आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, स्टेराइल सेल्स के अगल बगल कैप्रोगोनियम स्ट्रक्चर आपको दिख पा रहा है, ठीक है। तो कार्पोगोनियम कहते हैं इसे, ठीक है। अब ये जो कार्पोगोनियम है यहीं पर आपकी फीमेल गैमेट
इनहैबिट कर रही, कार्पोगोनियम के अंदर, ठीक है ना, फीमेल गैमेट हैं। इस फीमेल गैमेट के क्या होगा कि ये जो मेल गैमेट है ये रिलीज होते हैं, और ये मेल गैमेट रिलीज होते हैं वाटर के थ्रू। नॉर्मली यहाँ पे वाटर ही चाहिए, तो वाटर करंट्स के थ्रू ये पहुंचते हैं कहाँ, फीमेल स्ट्रक्चर में, यानी कार्पोगोनियम के अंदर, और फिर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और क्या होते हैं फिर ये जाइगोट, ये जो स्टेराइल सेल्स थी ये डेवलप होकर सिस्टोकार्प बनाती हैं, और इसके अंदर जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है, मियोसिस करता है, ठीक, लेकिन तुरंत नहीं करता, उसके पहले ये रेस्टिंग स्टेज में आते हैं। ये आपको याद रखना होगा, उसके पहले क्या होते हैं, ये रेस्टिंग स्टेज में आते हैं। तो थोड़ा जब रेस्टिंग स्टेज में आते हैं पहले ये माइटोसिस करते हैं, बहुत सारे स्पोर बनते हैं जिसको आप कार्पोस्पोर कहते हैं। अब ये जो कार्पोस्पोर हैं ये 2n है, याद रखेंगे। ये कार्पोस्पोर क्या है, ये 2n है, यानी डिप्लॉयड हैं, और जब ये रिलीज होते हैं तो इस तरह के प्लांट्स को बनाते हैं। जब इस तरह के प्लांट्स, अब ये डेवलप होता है एल्गी में, रेड एल्गी में, तो इसको टेट्रास्पोरोफाइट कहा जाता है, ठीक, क्योंकि इस पे टेट्रास्पोर बनेंगे तो टेट्रास्पोरोफाइट, और टेट्रास्पोरोफाइट यहाँ पे डिप्लॉयड है यानी 2n है। अब इसमें जो टेट्रास्पोरोफाइट की जो मदर सेल्स बनती हैं, जो सोमैटिक सेल्स वगैरह होती हैं, उसमें मियोसिस होता है। ये यहाँ पे जो मियोसिस लिखा है एक्चुअल में यहीं पे मियोसिस होता है। मियोसिस होता है तो टेट्रास्पोरेंजियम नामक ये जो सेल्स हैं, टेट्रास्पोरेंजियम अब कहलाती हैं, इसके अंदर टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और टेट्रास्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। टेट्रास्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। आ गया समझ में? तो आपने देखा डिप्लॉइड, हैप्लॉइड और एकदम कॉम्प्लेक्स साइकिल है, इसीलिए यहां पे लिखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is oogamous and accompanied by complex post fertilization development। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, उतना भी ज्यादा टफ नहीं है, एक बार इसको और रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ बच्चों, इसको फटाक से कंपेयर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन चार्ट को हमेशा आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसी से आपको ज्यादा देर तक मेमोरी में ये चीजें बनी रहेंगी। तो एल्गी की 3 क्लासेस, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, इनकी मेजर पिगमेंट्स की बात करें तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथीन, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोएरिथ्रीन। तो मेजर पिगमेंट्स जो कि इनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आप याद रखेंगे। फिर स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात कर लेते हैं, तो ग्रीन एल्गे में स्टोर्ड फूड मटेरियल सिंपल स्टार्च होगा, ब्राउन एल्गे में मैनेटॉल और लैमिनेरिन होगा, रेड एल्गे में फ्लोरिडियन स्टार्च फूड मटेरियल होगा। सेल वॉल की बात करें तो ये सेलुलोज से बनी होगी ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के ऊपर एल्जीन की कोटिंग होगी, और रेड एल्गी में भी सेलुलोज की बनी होगी। ये समझ में आ गया बच्चों? फ्लैजेला की बात कर लें तो जो ग्रीन एल्गी है उसमें वेरी करता है फ्लैजेला का नंबर 2 से लेके 8, ये बिल्कुल इक्वल होंगे साइज में, ठीक, और एपिकल पोर्शन पर लगेंगे। डिस्कशन में भी आपने समझा कि एपिकल पोर्शन पर लगेंगे, ठीक है। इसके बाद ब्राउन एल्गी की बात करें तो यहां पर 2 फ्लैजेला होते हैं, अनइक्वल होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, और लैटरल पोजीशन पर लगे होते हैं। रेड एल्गी की बात करें तो यहां फ्लैजेला एब्सेंट होता है। तो आपने सारा का सारा जो एल्गी था, इतनी देर से डिस्कशन किया था, एक छोटे से चार्ट में रिवाइज कर लिया। तो इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से, इस टेबल को आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे।
हैबिटेट की बात करें, देखिए हैबिटेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक्वाटिक होते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, हर जगह वही चीज आपको सेम रिपीट हुई दिखेगी। हाँ, ग्रीन एल्गे फ्रेश वाटर में थोड़े ठीक ठाक अमाउंट में मिलते हैं, लेकिन ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में भी मिलते हैं। ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में ज्यादा मिलते हैं। रेड एल्गी सॉल्ट वाटर में बहुत ज्यादा मिलते हैं, फ्रेश वाटर में बहुत कम स्पीसीज मिलती हैं। तो बस इतने ही चेंजेस आते हैं। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मस्त होके पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, जय हिंद।